हेलो स्टूडेंट्स, मैं रेवतीराम वर्मा निशांत क्लासेस के वीडियो प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर आपका स्वागत है। हमने पिछली कक्षा में परिवहन एवं संचार चैप्टर पढ़ा था। आज हम चैप्टर नंबर 9 भारतीय कृषि पढ़ेंगे। ठीक है, अगर हम बोर्ड एग्ज़ाम की बात करते हैं बेटा, तो बोर्ड एग्ज़ाम में इस चैप्टर में से 2 नंबर का एक प्रश्न आता है। ठीक है ना, इस चैप्टर में से कितने नंबर का प्रश्न आएगा? 2 नंबर का, और 1 नंबर का मैप वगैरह पूछ लिया जाता है। ठीक है, हम बात करते हैं भारतीय कृषि की, चैप्टर नंबर 9। ठीक है, अगर हम भारतीय कृषि की बात करते हैं बेटा, तो इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल 48.9% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं बेटा 2011 की जनगणना के अनुसार। अगर हम बात करते हैं तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर है? 48.9% जनसंख्या कृषि कार्य में संलग्न है। ठीक है ना, अर्थात कृषि पर निर्भर है। पूरे भारत की 48.9% जनसंख्या कृषि कार्य करती है। अगर हम देखते हैं कृषि का सकल घरेलू उत्पादन में योगदान की बात करते हैं बेटा, तो इसका योगदान 13.70% है। सकल घरेलू उत्पादन में कृषि का योगदान कितना है बेटा? 13.70%। ठीक है, टोटल हमारी जो जीडीपी है उसमें कृषि का योगदान 13.70% है। ठीक है, हम आगे बात करते हैं कृषि की। तो हमारे सिलेबस के अनुसार कृषि का वर्गीकरण वैसे तो अनेक भागों में किया गया है, लेकिन हमारे सिलेबस में बेटा कृषि का वर्गीकरण जो है वो ऋतु के आधार पर किया गया है। ठीक है, हम देखते हैं भारत में कृषि का वर्गीकरण। ठीक है, पहला, ठीक है, कौन सा पार्ट है हमारा? ऋतु के आधार पर। भारत में कृषि का वर्गीकरण किस आधार पर पढ़ रहे बेटा? हम ऋतु के आधार पर। अगर हम ऋतु के आधार पर फसलों का वर्गीकरण करते हैं तो आप बचपन से पढ़ते आए हो, खरीफ फसल, रबी फसल और जायद फसल। ठीक है, ऋतु के आधार पर फसलों को बेटा 3 भागों में बांटा गया है। पहला खरीफ फसल, दूसरा रबी की फसल और तीसरा जायद की फसल। ठीक है, हम बात करते हैं सबसे पहले खरीफ की फसल की। ठीक है, तो हम खरीफ की फसल की बात करते हैं बेटा, तो खरीफ की फसल के अंतर्गत खरीफ में जो फसलें बोई जाती है वो कौन सी है, कब बोई जाती है, ठीक है, कब काटी जाती है, हम इसके बारे में बात करेंगे। अगर हम बेटा खरीफ की फसल की बात करेंगे तो खरीफ अर्थात यह, मैं इसे मिटा देता हूं ताकि समझ में आ जाएगा। इधर लिख देते हैं हम
खरीफ फसल, यह फसलें मानसून के आगमन के साथ अर्थात जून जुलाई में बोई जाती है। यह फसलें मानसून के आगमन के साथ अर्थात जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। ठीक है, हम खरीफ की फसल की बात कर रहे हैं बेटा। तो खरीफ की फसल जो है यह फसलें मानसून के आगमन के साथ अर्थात जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में क्या कर ली जाती है, काट ली जाती है। ठीक है, यह फसल मानसूनी वर्षा पर निर्भर होती है। क्योंकि बरसात के मौसम में उगाई जा रही है तो स्वाभाविक सी बात है कि मानसूनी वर्षा पर निर्भर होगी या नहीं होगी। ठीक है, इसके अंतर्गत उगाई जाने वाली फसलों की बात करें अगर हम बेटा, जैसे चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास, मूंगफली, सोयाबीन, चावल, ज्वार, बाजरा, कपास, मूंगफली, सोयाबीन, मूंग, उड़द आदि। ठीक है, खरीफ की फसल, यह फसलें मानसून के आगमन के साथ अर्थात जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर के महीने में क्या कर ली जाती है बेटा, काट ली जाती है। यह मानसूनी वर्षा पर निर्भर होती है। ठीक है, इसके अंतर्गत उगाई जाने वाली खरीफ की फसल कौन कौन सी है, जैसे चावल खरीफ में उगाया जाता है, ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास, मूंगफली, सोयाबीन, मूंग, उड़द, यह सब फसलें खरीफ की फसल ऋतु में उगाई जाती है। हम बात करते हैं अब बेटा हमारी दूसरी फसल की। रबी फसल। अगर हम बेटा रबी की फसल की बात करते हैं तो स्थानीय भाषा में इसे शालू की फसल भी कहा जाता है, अर्थात सर्दी के मौसम में उगाई जाने वाली फसल। ठीक है, हम बात करते हैं रबी की फसल की, तो यह फसलें अक्टूबर नवंबर में उगाई जाती है, बोई जाती है, लिखो आप तो। यह फसलें अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। ठीक है, रबी की फसल की बात कर रहे हैं बेटा। यह फसलें कब बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर में तो बोई जाती है और मार्च अप्रैल में क्या कर ली जाती है, काट ली जाती है। इस फसल के लिए
कम तापमान और शुष्क, इस फसल के लिए कम तापमान और शुष्क मौसम की आवश्यकता होती है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं रबी की फसल की। यह फसलें अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। इस फसल के लिए कम तापमान और शुष्क मौसम की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब रबी के अंतर्गत उगाई जाने वाली फसलों की अगर हम बात करते हैं बेटा, तो जैसे गेहूं, चना, सरसों, धनिया, अफीम आदि। ठीक है, रबी की फसल के अंतर्गत कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है बेटा? गेहूं, चना, सरसों, धनिया, अफीम। ठीक है, इन सब फसलों को रबी की फसल में उगाया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारी तीसरी फसल, जायद की फसल। ठीक है बेटा, हम बात कर रहे हैं अब जायद की फसल की। तो जायद की फसल कौन सी होगी? ऐसी फसलें जो रबी और खरीफ के मध्य अर्थात फरवरी से अप्रैल में बोई जाती है और जून जुलाई में काट ली जाती है। ठीक है बेटा, इधर देखो, ऐसी फसलें जो रबी की और खरीफ की फसल के मध्य, रबी की फसल और खरीफ की फसल के मध्य अर्थात कब? फरवरी से अप्रैल के मध्य तो बोई जाती है और काटी कब जाती है? जून जुलाई के महीने में इसे क्या कर लिया जाता है? काट लिया जाता है। यह फसलें अत्यधिक तापमान को सहन कर सकती है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं जायद की फसल की। तो जायद की फसल अत्यधिक तापमान को क्या कर सकती है? सहन कर सकती है। जैसे तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, खीरा, सब्जियां, चारा आदि। ठीक है, जायद की फसल में कौन कौन सी फसल उगाते हैं बेटा? हम तरबूज उगा सकते हैं, खरबूज, ककड़ी, खीरा, चारा, सब्जियां, इन सब फसलों को जायद की फसल के रूप में शामिल किया गया है। मैं एक बार फिर रिवाइज कर देता हूं बेटा आपके लिए। हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 9 भारतीय कृषि की। बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का एक क्वेश्चन आता है। अगर हम बात करते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार, तो भारत की कुल जनसंख्या का 48.9% भाग कृषि पर निर्भर है। ठीक है, और सकल घरेलू उत्पादन में इसका योगदान 13.70% है। सकल घरेलू उत्पादन में इसका योगदान कितना है बेटा? 13.70% है। ठीक है,
हम बात करते हैं फसलों के वर्गीकरण की, तो भारत में ऋतु के आधार पर फसलों को 3 भागों में बांटा गया है। भारत में ऋतु के आधार पर फसलों को कितने भागों में बांटा है बेटा? 3 भागों में बांटा गया है। हम बात करते हैं पहला खरीफ फसल। खरीफ फसल के लिए आपके सामने लिखा हुआ है, यह फसलें मानसून के आगमन के साथ, यह फसलें मानसून के आगमन के साथ अर्थात जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर के महीने में काट ली जाती है। ठीक है बेटा, हम इसे कब बो रहे हैं? जून जुलाई में बो रहे हैं। और कब काट रहे हैं? अक्टूबर नवंबर के महीने में हम इसे क्या कर रहे हैं? काट रहे हैं। यह मानसूनी वर्षा पर निर्भर होती है। यह फसलें मानसूनी वर्षा पर क्या होती है? निर्भर होती है। ठीक है, जैसे चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास, मूंगफली, ठीक है ना, सोयाबीन, मूंग, उड़द, इन सब फसलों को हम खरीफ की फसल के रूप में उगाते हैं। ठीक है, दूसरी फसल है हमारी रबी की फसल। यह फसलें अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। कब बोई जाती है? अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में क्या कर ली जाती है बेटा? काट ली जाती है। इसे कब काटा जाता है? रबी की फसल को मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। यह फसल कम तापमान को सहन कर सकती है। ठीक है, और इसके लिए शुष्क मौसम की आवश्यकता होती है। जैसे अगर हम इन फसल की बात करते हैं रबी के अंतर्गत उगाई जाने वाली फसलों की, तो रबी के अंतर्गत गेहूं, चना, सरसों, धनिया, अफीम आदि फसलें उगाई जाती है। ठीक है, इन फसलों को स्थानीय भाषा में शालू की फसल भी कहा जाता है। शालू की फसल का मतलब होता है कि सर्दी के मौसम में, शाला जो स्थानीय भाषा में सर्दी को शाला बोलते हैं। ठीक है, तो इसलिए शालू की फसल भी कहा जाता है और ये सर्दी के मौसम में उगाई जाती है या बोई जाती है। ठीक है ना। हम बात करते हैं तीसरी है बेटा हमारी जायद की फसल। जायद की फसल ऐसी फसलें जो रबी और खरीफ के मध्य बोई जाने वाली फसल, अर्थात फरवरी अप्रैल में बोई जाएगी और जून जुलाई में काट ली जाती है। ठीक है, जायद की फसल कब बोई जाती है बेटा? फरवरी से लेकर अप्रैल तक तो बोई जाती है और जून जुलाई के महीने में इन्हें क्या कर लिया जाता है? काट लिया जाता है। यह फसलें अत्यधिक तापमान को सहन कर सकती है क्योंकि बिल्कुल गर्मी के मौसम में उगाई जाने वाली फसल है। ठीक है ना, और इसलिए अत्यधिक तापमान को क्या कर लेती है? सहन कर लेती है। इसके अंतर्गत उगाई जाने वाली अगर हम फसलों की बात करते हैं बेटा, तो तरबूज, खरबूजा, खीरा, ककड़ी, चारा, सब्जियां आदि है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको समझाया, आपको समझ में आया होगा। आप इसे अपनी कॉपी में उतार लीजिए। ठीक है बेटा, आपने इसे अपनी कॉपी में उतार लिया होगा। हम आगे बढ़ते हैं, हमारा दूसरा वर्गीकरण पढ़ेंगे अब हम। अभी हमने बेटा कृषि का वर्गीकरण ऋतुओं के आधार पर पढ़ा था। अब हम कृषि का वर्गीकरण उपयोग के आधार पर पढ़ेंगे। हमारा दूसरा टॉपिक है ये, क्या है बेटा? कृषि का वर्गीकरण उपयोग के आधार पर। उपयोग के आधार पर बेटा कृषि को 4 भागों में बांटा गया है।
उपयोग के आधार पर कृषि को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। पहला खाद्यान्न फसलें, दूसरा वाणिज्य या औद्योगिक फसलें, तीसरा बागानी फसलें और चौथा उद्यान फसलें। अगर बेटा हम कृषि का वर्गीकरण उपयोग के आधार पर पढ़ते हैं तो उपयोग के आधार पर हमारे सिलेबस के अनुसार कृषि को 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। पहला है खाद्यान्न फसलें। ठीक है, हम बात करते हैं पहले की। खाद्यान्न फसलें। ठीक है, खाद्यान्न फसलें जैसा कि इसके नाम से हमें पता चलता है, ऐसी फसलें जिनका उपयोग भोजन या खाने के रूप में किया जाता है। खाद्यान्न फसलें का मतलब क्या है बेटा? ऐसी फसलें जिनका उपयोग भोजन या खाने के रूप में किया जाता है, ऐसी फसलों को खाद्यान्न फसलें कहते हैं। यह हमें प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज तत्व आदि प्रदान करते हैं। ठीक है, ऐसी फसलें जिनका उपयोग भोजन या खाने के रूप में किया जाता है, यह हमें प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज तत्व आदि प्रदान करती है। जैसे गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, दालें आदि। ठीक है, ये सब कौन सी फसलें हैं बेटा? खाद्यान्न फसलें। दूसरी हम बात करते हैं बेटा वाणिज्य फसलें। वाणिज्यिक या औद्योगिक फसलें। वाणिज्यिक या औद्योगिक फसलें, अब इसकी परिभाषा क्या है बेटा? ऐसी फसलें जो उद्योगों को कच्चा माल प्रदान करती है। ठीक है, तो इसमें वाणिज्य औद्योगिक फसलें हम किसे कहते हैं? ऐसी फसलें जो उद्योगों को कच्चा माल प्रदान करती है, उससे हम कौन सी फसल बोलते हैं बेटा? औद्योगिक फसलें। यह इन फसलों को
मुद्रादायनी। इन फसलों को मुद्रादायनी फसलें भी कहा जाता है। ठीक है ना। मुद्रादायनी फसलें किसे कहा जाता है? औद्योगिक या वाणिज्य फसलों को मुद्रादायनी फसलें भी कहा जाता है। ठीक है। जैसे हम बात करते हैं कौन सी फसलें आएंगी इसमें? जैसे गन्ना, ठीक है, तिलहन, ठीक है, गन्ना, तिलहन, कपास। भारत में उपयोग के आधार पर कृषि का वर्गीकरण। अभी हम पढ़ रहे थे बेटा, हमने पढ़ा था पहले भारत में ऋतु के आधार पर कृषि का वर्गीकरण। अब हम पढ़ रहे हैं उपयोग के आधार पर कृषि का वर्गीकरण। अगर हम उपयोग के आधार पर कृषि का वर्गीकरण करते हैं तो इस आधार पर फसलों को या कृषि को 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है बेटा? 4 भागों में। पहला खाद्यान्न फसलें, दूसरा वाणिज्यिक या औद्योगिक फसलें, तीसरा बागानी फसलें और चौथा उद्यान फसलें। ठीक है। उपयोग एवं उपयोग के आधार पर फसलों को कितने भागों में बांटा है बेटा? 4 भागों में हमने इसे बांटा है। ठीक है। अगर हम बात करते हैं उपयोग के आधार पर फसलों के वर्गीकरण की, तो हमारा पहला टॉपिक जो है वो है खाद्यान्न फसलें। ठीक है। खाद्यान्न फसलों की अगर हम बात करते हैं तो मैं इधर लिख देता हूं, फसलों को उपयोग के आधार पर 4 भागों में बांटा था। हम पहले के टॉपिक की बात करते हैं, खाद्यान्न फसलें। ठीक है। अब इसकी हम बात करते हैं तो खाद्यान्न फसलें कौन सी होगी? तो इसमें हम बोलेंगे बेटा ऐसी फसलें जो खाने या भोजन के रूप में उपयोग की जाती है। ठीक है। उसे हम खाद्यान्न फसल बोलते हैं। यह हमें प्रोटीन, वसा, खनिज तत्व, प्रोटीन, वसा, खनिज तत्व, कार्बोहाइड्रेट आदि प्रदान करती है। ठीक है। खाद्यान्न फसलें ऐसी फसलें जो खाने या भोजन के रूप में उपयोग की जाती है। यह हमें प्रोटीन, वसा, खनिज तत्व, कार्बोहाइड्रेट आदि प्रदान करती है। जैसे
जैसे कौन कौन सी फसलें होंगी बेटा? अगर हम बात करते हैं तो जैसे गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, दालें आदि। ठीक है, ये सब कौन सी फसलें हैं? खाद्यान्न फसलें। अब हम बात करते हैं बेटा हमारी दूसरी फसल की। तो दूसरी फसल का नाम क्या है? वाणिज्यिक या औद्योगिक फसलें। दूसरा टॉपिक क्या है बेटा हमारा? वाणिज्यिक या औद्योगिक फसलें। अगर हम वाणिज्यिक या औद्योगिक फसलों की बात करते हैं तो ऐसी फसलें जो उद्योगों को कच्चा माल प्रदान करती है। ठीक है, ऐसी फसलें जो उद्योगों को कच्चा माल प्रदान करती है, ठीक है, उसे औद्योगिक फसल कहते हैं। इन्हें मुद्रादायनी फसलें भी कहते हैं। इन फसलों को कौन सी फसल के नाम से भी जानते हैं बेटा? मुद्रादायनी फसलों के नाम से भी जानते हैं। जैसे हम बात करते हैं, जैसे कौन कौन सी फसल होगी? गन्ना होगा या नहीं होगा? तिलहन, कपास, जूट, आदि। बेटा हम बात करते हैं तीसरी फसल की। अभी हम बात कर रहे थे वाणिज्य या औद्योगिक फसल, ऐसी फसलें जो उद्योगों को कच्चा माल प्रदान करती है। वाणिज्य या औद्योगिक फसल कैसे कहते हैं बेटा? ऐसी फसलें जो उद्योगों को कच्चा माल प्रदान करती है, उन फसलों को औद्योगिक फसलें या वाणिज्य फसल कहा जाता है। ठीक है, इन फसलों को मुद्रादायनी फसलें भी कहा जाता है। ठीक है, जैसे गन्ना, तिलहन, कपास, जूट, पटसन, तंबाकू आदि। ठीक है, तीसरी फसल है बेटा हमारी बागानी फसलें। ठीक है, बागानी फसलें किसे कहते हैं? ऐसी फसलें जिन्हें बड़े बड़े बागानों में उगाया जाता है। ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? बागानी फसलें। ठीक है, देखते हैं हम। ऐसी फसलें जिन्हें बड़े बड़े बागानों में उगाया जाता है। ठीक है ना, उन फसलों को हम क्या बोलते हैं बेटा? बागानी फसलें। ऐसी फसलें जिन्हें बड़े बड़े बागानों में उगाया जाता है। अब सबसे बड़ी बात, बागान होते क्या हैं? बागान पहाड़ी या पर्वतीय भाग की ढलान वाली जो भूमि होती है, ढलान वाली भूमि पर की गई खेती बागान कहलाती है। जैसे चाय, कॉफ़ी। ठीक है, तो ये कौन सी फसलें आएंगी? बागानी फसलें। ठीक है बेटा, अगर हम बात करते हैं बागानी फसलों में कौन कौन सी आएंगी? चाय आती है, कॉफ़ी आती है, गरम मसाले आते हैं, सिनकोना, रबड़।
ठीक है। इन सब फसलों को बागानी फसलों के नाम से जाना जाता है। ये बड़े बड़े बागानों में उगाई जाती है। ढलान वाली भूमि होती है वहाँ पर इनको उगाया जाता है, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं जैसे चाय, कॉफी, गरम मसाले, रबड़ आदि, ठीक है। इन फसलों को बड़े बड़े बागानों में उगाया जाता है। अब हम बात करते हैं हमारी चौथी फसल, उद्यान फसलें। इन फसलों के अंतर्गत, इन फसलों के अंतर्गत सब्जियां और फलों की कृषि को शामिल किया गया है, ठीक है। उद्यान फसल में हमने क्या पढ़ा है बेटा? इन फसलों के अंतर्गत, कौन सी फसलों के अंतर्गत? उद्यान फसलों के अंतर्गत कौन सी फसलों को शामिल किया गया है? सब्जियों और फल वाली फसलों को शामिल किया गया है, ठीक है। एक बार फिर मैं रिवाइज कर रहा हूँ। भारत में उपयोग के आधार पर कृषि का वर्गीकरण 4 भागों में किया गया है। पहला खाद्यान्न, दूसरा वाणिज्य, तीसरा बागानी, चौथा उद्यान फसलें, ठीक है। खाद्यान्न फसलें ऐसी फसलें जिनका उपयोग भोजन या खाने के रूप में किया जाता है। यह हमें वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, खनिज तत्व आदि प्रदान करती है। जैसे गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, दालें, ये सब है जिनको हम भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। दूसरा बेटा वाणिज्य या औद्योगिक फसलें, तो ऐसी फसलें जो उद्योगों को कच्चा माल प्रदान करती है उसे हम क्या बोलते हैं? औद्योगिक फसलें या वाणिज्य फसलें, ठीक है। इन फसलों को मुद्रादायनी फसलें भी कहा जाता है, ठीक है। इन फसलों का दूसरा नाम क्या है बेटा? मुद्रादायनी फसलें, ठीक है। इसके अंतर्गत उगाई जाने वाली फसलों की अगर हम बात करते हैं, गन्ना, तिलहन, कपास, जूट, तंबाकू आदि, ठीक है। तीसरी फसल है बेटा हमारी बागानी फसलें। ऐसी फसलें जिन्हें बड़े बड़े बागानों में अर्थात ढलान वाली भूमि पर उगाया जाता है, उन फसलों को बागानी फसलें कहते हैं। जैसे चाय, कॉफ़ी, रबर, गरम मसाले आदि, ठीक है। चौथी है बेटा हमारी उद्यान फसलें। उद्यान फसलें इन फसलों के अंतर्गत सब्जी और फल वाली फसलों को शामिल किया गया है, ठीक है। तो ये हमारा उपयोग के आधार पर कृषि का वर्गीकरण हुआ, ठीक है बेटा। हम इधर बात करते हैं, अगला टॉपिक हमारा स्थानांतरित कृषि। अब हम अगला टॉपिक पढ़ रहे हैं स्थानांतरित कृषि। जैसा कि नाम से पता होगा आपको, स्थानांतरित का मतलब होता है स्थान बदल बदल कर, ठीक है। स्थान बदल बदल कर हम बात करते हैं। अब इस परिभाषा कैसे लिखेंगे हम स्थानांतरित कृषि की, या इस कृषि के बारे में हम डिटेल क्या लिखेंगे? यह कृषि आदिम कालीन कृषि है, ठीक है। यह कृषि कौन सी कृषि है बेटा? आदिम कालीन, अर्थात आदि मानवों द्वारा की जाने वाली जो कृषि थी पुराने समय पर, उसको ही नाम दिया गया है ये, ठीक है ना। यह
आदिवासी और पिछड़े क्षेत्रों में की जाती है। यह कृषि कहाँ की जाती है बेटा? यह कृषि आदिवासी और पिछड़े क्षेत्रों में की जाती है। यह कृषि प्राचीन कृषि उपकरणों के माध्यम से की जाती है। इस कृषि में बेटा आधुनिक उपकरणों का उपयोग नहीं किया जाता। प्राचीन उपकरण जैसे गेती, फावड़ा, कुदाली, हल, इन सब का उपयोग किया जाता है और इस कृषि को किया जाता है। ठीक है। यह मानसून पर निर्भर होती है। यह किस पर निर्भर होती है बेटा? यह मानसून पर निर्भर होती है। मानसून अच्छा होगा तो कृषि अच्छी होगी। ठीक है। इस कृषि में खेत तैयार करने के लिए उस स्थान की वनस्पति को काटकर जलाया जाता है। इसलिए इसे कृतन दहन कृषि भी कहते हैं। इसलिए इस कृषि को क्या बोलते हैं बेटा? कृतन दहन कृषि भी कहते हैं। और राख का उपयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है। ठीक है। और राख का उपयोग किस रूप में किया जाता है बेटा? उर्वरक के रूप में किया जाता है। इस कृषि को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे झूमिंग कृषि, वालरे कृषि, दहिया या बेबर, पामाडाबी, मसोले, लदांग, रे, कुमारी, दीपा आदि। ठीक है। इस कृषि को अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसा कि हमने लिखा, अगर हम झूमिंग कृषि की बात करते हैं बेटा, तो भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में इसको झूमिंग बोलते हैं। वालरे या वाल्ट्रे राजस्थान के दक्षिण में बोलते हैं। दहिया या बेबर मध्य प्रदेश में बोलते हैं। इसी तरह से इसके और भी नाम हैं, पामाडाबी, मसोले, लदांग, रे, कुमारी, दीपा। ठीक है ना। ये सब नाम झूमिंग कृषि या स्थानांतरित कृषि के हैं।
ये सब नाम किसके हैं बेटा? झूमिंग कृषि या स्थानांतरित कृषि के हैं। ठीक है, एक बार समझा देता हूं मैं। यह कृषि आदिम कालीन कृषि है। कौन सी? स्थानांतरित कृषि। यह आदिवासी और पिछड़े क्षेत्रों में की जाती है। यह कृषि प्राचीन कृषि उपकरणों के माध्यम से, यह कृषि प्राचीन कृषि उपकरणों के माध्यम से की जाती है जो मानसून पर निर्भर होती है। ठीक है, इस कृषि में खेत तैयार करने के लिए उस स्थान की वनस्पति को काटकर जलाया जाता है। ठीक है, इसलिए इसे कृत्रिम दहन कृषि भी कहते हैं। और राख का उपयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है। इस कृषि को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे झूमिंग कृषि, वालरे कृषि, दैया, बेबर, बामाडावी, मसोले, लदान, क्रे, कुमारी, दीपा आदि। इसमें एक बात और बता देता हूँ बेटा मैं आपको, इसमें एक बात और है, मैंने लिखा है आपको स्थान की वनस्पति को काटकर जलाकर इस कृषि की जाती है, इसलिए इसके उपयोग राख को क्या बोलते हैं? राख का उपयोग किस रूप में करते हैं हम? उर्वरक के रूप में करते हैं। ठीक है, इसके आगे हम एक लाइन और लिख सकते हैं, वो ये है कि जब तक, मैं लिख ही देता हूं यहां से, यहां पे लिख देता हूं मैं, इस कृषि में जब तक कृषि भूमि में उर्वरकता रहती है या 2-3 वर्षों के पश्चात इस स्थान को छोड़कर अन्य स्थान पर इस तरह से कृषि की जाती है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं इस कृषि के अंतर्गत जब तक भूमि में उपजाऊपन होता है, अर्थात 2 या 3 वर्षों तक भूमि में उपजाऊपन रहता है बेटा, तब तक आदिवासी व्यक्ति यहाँ पर कृषि करते हैं। जब भूमि का उपजाऊपन समाप्त हो जाता है तो यह व्यक्ति इस भूमि को छोड़कर अन्य स्थान पर चले जाते हैं और वहाँ पर भी उपरोक्त तरीके से कृषि कार्य करते हैं। ठीक है, अर्थात स्थान को परिवर्तित करते रहते हैं, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है? स्थानांतरित कृषि। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, मैं फिर एक बार समझा देता हूँ। यह कृषि आदिमकालीन कृषि है, यह आदिवासी और पिछड़े क्षेत्रों में की जाती है। यह कृषि प्राचीन कृषि उपकरणों के माध्यम से की जाती है। इसमें खेत तैयार करने के लिए उस स्थान की वनस्पति को काटकर जलाया जाता है और उसकी राख का उपयोग उर्वरक के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसलिए इस कृषि को कृत्रिम दहन कृषि भी कहते हैं। इसमें कृषि कार्य में उस भूमि पर 2 या 3 वर्षों तक या इसमें कृषि कार्य उस भूमि पर 2 या 3 वर्षों तक या उस भूमि में उर्वरकपन रहने तक कृषि कार्य किया जाता है। इसके पश्चात इस भूमि को छोड़कर अन्य स्थान पर जाकर के उपरोक्त तरीके से कृषि कार्य किया जाता है। इस तरह से वो वापस अपने पुनः पहले वाले स्थान पर भी आते हैं 2, 5, 10 वर्षों के पश्चात। ठीक है, इसलिए इस कृषि को क्या नाम दिया गया है बेटा? स्थानांतरित कृषि। ठीक है, अब इस कृषि को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से भी जाना जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, झूमिंग कृषि,
वालरे, बेबर, दैया, मसोले, लदांग, रे, पामाडावी, कुमारी, दीपा आदि। ठीक है, ये हमने पढ़ा था स्थानांतरित कृषि। अब हम बात करते हैं बेटा हमारा अगला टॉपिक, जैसा कि बेटा हम पढ़ रहे थे स्थानांतरित कृषि। अब हम बात करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान। अगर हम भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि के योगदान की बात करते हैं तो हमने जब चैप्टर शुरू किया था तब मैंने आपको बताया था बेटा कि भारत की 2011 के अनुसार 48.9% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है और यह सकल घरेलू उत्पादन में 13.70% योगदान देता है। कितना योगदान देता है बेटा? 13.70% योगदान देता है। ठीक है, तो हम उसी के बारे में बात करते हैं। अब भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या योगदान है? पहला, रोजगार का साधन। मैंने भी आपको बताया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का 48.9% जनसंख्या को ये रोजगार प्रदान करता है। तो ये रोजगार का साधन प्रदान करता है या नहीं करता? अर्थात कृषि व्यक्तियों को रोजगार प्रदान कर रही है या नहीं कर रही? ठीक है। दूसरा, सकल घरेलू उत्पादन में सहायक। दूसरा टॉपिक क्या है बेटा हमारा? सकल घरेलू उत्पादन में सहायक। अगर हम बात करते हैं सकल घरेलू उत्पादन की तो मैंने आपको बताया था कि यह 13.70% अपना योगदान देता है। किसमें? सकल घरेलू उत्पादन में। टोटल जीडीपी में कितना परसेंट योगदान देता है बेटा? 13.70%। और कितनी परसेंट जनसंख्या को रोजगार देता है भारत की? 48.9%। जबकि रोजगार कितने को दे रहा है? 48.9% को। सकल घरेलू उत्पादन में योगदान कितना देती है कृषि? 13.70%। तीसरा टॉपिक है हमारा बेटा विदेशी व्यापार में योगदान। आपने देखा होगा कि भारत कृषि और कृषि संबंधित वस्तुओं का विदेशों में व्यापार करता है या नहीं करता विदेशों से? ठीक है, हम बात करते हैं तो भारत के द्वारा चाय, कॉफी, गरम मसाले आदि वस्तुओं का विदेशों में निर्यात किया जाता है। ठीक है, तो विदेशों में बाजार उपलब्ध करा रहा है या नहीं करा रहा? योगदान दे रहा है या नहीं दे रहा कृषि क्षेत्र? ठीक है बेटा। उद्योगों के लिए कच्चे माल की आपूर्ति, मैंने भी आपको समझाया था बेटा कि कृषि क्षेत्र में औद्योगिक फसलें जो है यह उद्योगों को कच्चा माल प्रदान करती या नहीं करती? जैसे मैं आपको उदाहरण बता देता हूँ बेटा, गन्ना चीनी उद्योग के लिए कच्चा माल है या नहीं है? कपास सूती वस्त्र उद्योग के लिए कच्चा माल है या नहीं है? पटसन या जूट उद्योग के लिए कच्चा माल है या नहीं है? ठीक है, तो यह उद्योगों को कच्चा माल प्रदान कर रहा है या नहीं कर रहा? ठीक है भाई, गन्ना कहाँ उगता है? खेत में उगेगा। कपास कहाँ उगेगी? खेत में उगती है। अर्थात कृषि की जाती है या नहीं की जाती? रबड़ की कृषि की जाती है या नहीं की जाती? और यह सब उद्योगों को कच्चा माल प्रदान कर रहे हैं या नहीं कर रहे? ठीक है, तो यह उद्योगों को क्या करते हैं? कच्चा माल की आपूर्ति करते हैं या प्रदान करते हैं। और अगला है हमारा औद्योगिक उत्पादों के लिए बाजार उपलब्ध कराता है। अर्थात जो उद्योगों को कच्चा माल प्रदान किया था उनसे निर्मित वस्तुओं के लिए बाजार उपलब्ध कराता है या नहीं कराता? मैं इसका एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। जैसे बेटा एक ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनी है, तो ट्रैक्टर का काम क्या है? कृषि क्षेत्र में होता है। तो ट्रैक्टर कृषि क्षेत्र के लिए उपयोगी होगा या नहीं होगा? तो इसके लिए ये बाजार उपलब्ध करा नहीं करा रहा? अर्थात किसान व्यक्ति ट्रैक्टर खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे? ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्ति जो कृषि कार्य करते हैं उनके लिए जरूरी है या नहीं है? ठीक है, तो ये बाजार उपलब्ध कराया नहीं कराया कंपनी को। या हम कहें कपास सूती वस्त्र उद्योग है, कपास कच्चा माल है, तो कपास जब सूती वस्त्र उद्योग को प्राप्त होगा, सूती वस्त्र उद्योग धागे बनाएगा, धागे से कपड़े बनेंगे और वह कपड़े बाजार में उपलब्ध होंगे या नहीं होंगे? तो
उद्योगों को बाजार उपलब्ध हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, तो कृषि क्षेत्र या कृषि उद्योगों के लिए बाजार भी उपलब्ध कराने का कार्य करता है। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं बेटा। जब तक आप इसको उतार सकते हो, मैं इधर रफ कर रहा हूं। भारत की प्रमुख दलहन का मतलब जानते हो? दलहन का मतलब होता है दाल। ठीक है, दालें बोल सकते हैं हम। भारत की प्रमुख दलहन उत्पादक क्षेत्र भारत के प्रमुख दलहन उत्पादक क्षेत्र। ठीक है बेटा, अगर हम दालों की बात करते हैं तो मैं आपको एक बार बता देता हूं कि भारत में शाकाहारी व्यक्ति ज़्यादा है या नहीं है, और दालें प्रोटीन का सबसे अच्छा साधन होती या नहीं होती। ठीक है, तो इसी बात से हम आगे बढ़ते हैं बेटा। भारत दलहन उत्पादन और उपभोग करने में विश्व में प्रथम स्थान पर है। ठीक है, भारत में सबसे ज़्यादा दालें उगाई भी जाती है बेटा, और सबसे ज़्यादा दालें खाई भी जाती है। उत्पादन का मतलब है उगाना, और उपभोग का मतलब है उपयोग करना। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं। यह शाकाहारी भोजन का मुख्य अवयव है। ठीक है, ये शाकाहारी भोजन का क्या है? मुख्य अवयव है या जरूरी है। ठीक है, क्या बेटा शाकाहारी भोजन दाल के बिना बन सकता है क्या? हम बात करते हैं हमारे शाकाहारी भोजन की, तो शाकाहारी भोजन में दालें जरूरी है, आवश्यक रूप से उपयोग ली जाती है। और इनमें प्रोटीन की मात्रा अत्यधिक होती है। इनमें प्रोटीन की मात्रा भी क्या होती है बेटा? बहुत ज़्यादा होती है। किनमें? दालों में। ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम। यह फलीदार फसल की बात कर रहे हैं हम। मैं कोष्टक में एक चीज़ लिख देता हूँ मैं, अरहर को छोड़कर। ठीक है, यह फलीदार फसल होने के कारण वायुमंडल से नाइट्रोजन ग्रहण करके मृदा की उर्वरकता को बढ़ाती है। इसलिए इसे फसल चक्र के रूप में उगाया जाता है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं दालों की, तो हम बात कर रहे थे जैसा कि दालों की बेटा, तो भारत में दलहन उत्पादन
और उपभोग करने की अगर हम बात करते हैं तो विश्व में प्रथम स्थान रखता है भारत। ये शाकाहारी भोजन का एक मुख्य अवयव है। इसमें प्रोटीन की मात्रा अत्यधिक होती है। यह फलीदार फसल केवल अरहर को छोड़कर होने के कारण वायुमंडल से नाइट्रोजन ग्रहण करके मृदा की उर्वरकता को बढ़ाती है, ठीक है ना। इसलिए इसे फसल चक्र के रूप में उगाया जाता है, ठीक है। दलहन की फसल का उत्पादन रबी और खरीफ दोनों में किया जाता है, ठीक है। दलहन उत्पादन बेटा रबी की फसल के रूप में भी उगाई जाती है और खरीफ की फसल के रूप में भी उगाई जाती है, ठीक है। जैसे रबी की फसल की अगर हम बात करते हैं चना, मसूर, आदि, ठीक है। अगर हम बात करते हैं बेटा रबी की फसल के रूप में तो हम क्या कौन सी फसल को उगाते हैं? चना, मसूर को उगाया जाता। रबी की फसल के रूप में बेटा हम कौन सी फसल उगाते हैं? चना, मसूर, मटर आदि। जबकि खरीफ की फसल के रूप में, अब हम बात कर रहे हैं बेटा खरीफ की फसल के रूप में, तो खरीफ की फसल के रूप में हम कौन कौन सी दालें उगाते हैं? मूंग, उड़द, मोट, अरहर आदि, ठीक है। तो खरीफ की फसल के रूप में कौन कौन सी दालों को उगाया जाता है? मूंग, उड़द, मोट, अरहर आदि, इन सबको उगाया जाता है, ठीक है बेटा। हम बात करते हैं तो कुल दलहन फसल का 1/3 भाग कौन सी फसल उगाई जाती है? चना, ठीक है। कुल दलहन फसल का 1/3 भाग चने से प्राप्त होता है, ठीक है। या हम कहें तो कुल दलहन फसल के 1/3 चना उगाया जाता है। चने की दाल जो सबसे ज़्यादा उगाई जाती है भारत में, ठीक है। तो हम इसी की बात कर रहे हैं, ठीक है बेटा। जैसा कि इसको उतारो आप बोर्ड पे से, जैसा कि बेटा हम पढ़ रहे थे दलहन फसल का 1/3 भाग पर चने का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। अगर अब हम बात करते हैं दलहन उत्पादन क्षेत्रों की, तो दलहन उत्पादन कौन कौन से क्षेत्रों में कौन कौन सी दालें उगाई जाती है, हम इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो इसकी बात करते हैं तो दलहन उत्पादन क्षेत्र की हम बात करें तो चने का उत्पादन, पहले हम भारत की बात कर रहे हैं फिर बाद में राजस्थान की बात करेंगे। दलहन उत्पादन भारत के संदर्भ में पढ़ रहे हैं तो इसमें चने का जो उत्पादन होता है बेटा पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल, ठीक है। इन क्षेत्रों में चने का उत्पादन अधिक होता है, ठीक है। इसके पश्चात चने के पश्चात अगर हम देखते हैं दूसरी दलहन फसल अरहर को माना गया है, ठीक है। चने के पश्चात अरहर का स्थान आता है, ठीक है, जो दूसरी महत्वपूर्ण फसल है। इसका उत्पादन किसका? अरहर की फसल का उत्पादन महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश में किया जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं राजस्थान में दलहन का उत्पादन। अगर हम राजस्थान में दलहन का उत्पादन की बात करते हैं बेटा तो वही चने का उत्पादन राजस्थान में कहाँ कहाँ होता है?
श्री गंगानगर में, हनुमानगढ़ में और बीकानेर के नहरी क्षेत्रों में चने का उत्पादन अधिक किया जाता है। ठीक है। मूंग का उत्पादन किन क्षेत्रों में होता है राजस्थान में? तो मूंग का उत्पादन जालोर, नागौर, जोधपुर, पाली, ठीक है, इन क्षेत्रों में मूंग का उत्पादन किया जाता है, जिसको हम हरी दाल बोलते हैं। ठीक है। उड़द, जिसको हम काली दाल के नाम से जानते हैं, ठीक है ना बेटा। उड़द, ये उड़द का उत्पादन कहाँ कहाँ होता है? उड़द का उत्पादन हमारे कोटा, बूंदी, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, इन सब क्षेत्रों में उड़द का उत्पादन किया जाता है। ठीक है। मसूर की दाल का उत्पादन राजस्थान के पूर्वी भाग में होता है, अलवर, भरतपुर और धौलपुर। ठीक है। अलवर, भरतपुर और धौलपुर में मसूर का उत्पादन होता है। मसूर की दाल जो गुलाबी कलर की आती है, ठीक है ना। मैं एक बार फिर आपको रिवाइज कर देता हूँ यहीं से बेटा। दलहन उत्पादन की हम बात कर रहे हैं, तो भारत में दलहन का उत्पादन और उपभोग सबसे अधिक, विश्व में सबसे अधिक किया जाता है। ये शाकाहारी भोजन का एक मुख्य अवयव है। ठीक है। इसमें प्रोटीन की मात्रा अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है। यह फलीदार फसल होने के कारण अरहर की फसल को छोड़कर, ठीक है, अरहर की दाल फलीदार फसल में नहीं आती है, ठीक है ना। फलीदार फसल होने के कारण यह वायुमंडल से नाइट्रोजन ग्रहण करके मृदा को नाइट्रेट के रूप में प्रदान करती है। ठीक है। इसलिए किसान इसे फसल चक्र के रूप में, दालों को किसके रूप में उगाते हैं? फसल चक्र के रूप में उगाते हैं। ठीक है ना बेटा। दलहन की फसल का उत्पादन रबी और खरीफ दोनों ऋतुओं में किया जाता है। दलहन का उत्पादन रबी और खरीफ दोनों ऋतुओं में किया जाता है। अगर हम रबी की फसल की बात करते हैं बेटा, तो इसमें चना, मसूर, मटर आदि उगाई जाती है। खरीफ की फसल के रूप की अगर हम बात करते हैं, तो इसमें मूंग, उड़द, मोठ, अरहर आदि को उगाया जाता है। ठीक है। और कुल दलहन फसल की अगर हम बात करते हैं बेटा, तो कुल दलहन फसल का 1/3 भाग चने की दाल अर्थात चना उगाया जाता है। कुल दलहन फसल के 1/3 भाग पर कौन सी फसल उगाई जाती है? चने की। ठीक है। अर्थात 1/3 भाग दालों में चने को प्राप्त है, और इसीलिए कहा जाता है भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन जो होता है वो कौन सी दाल का होता है? चने की दाल अर्थात चने का उत्पादन होता है। ठीक है। हम बात कर रहे हैं दलहन उत्पादन क्षेत्र की, तो चने की दाल सबसे महत्वपूर्ण दालों में है। ठीक है। तो चने की दाल का उत्पादन कहाँ कहाँ पर किया जाता है? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। ठीक है। यहाँ पर अधिक मात्रा में चने की दाल का उत्पादन होता है। इसका मतलब ये नहीं कि इनके अलावा भारत में कहीं पर भी चना नहीं उगाया जाता, उगाया जाता है, लेकिन कम मात्रा में, गौण मात्रा में। ठीक है। अगर हम चने की दाल के बाद बात करते हैं बेटा, तो दूसरे नंबर पर अरहर का स्थान आता है। कौन सी फसल का स्थान आता है बेटा? अरहर की दाल का। ठीक है ना। इसका उत्पादन कहाँ कहाँ पर होता है? महाराष्ट्र में होता है, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश में अरहर का उत्पादन किया जाता है। अब हम बात करते हैं राजस्थान के संदर्भ में दलहन उत्पादन की। राजस्थान में चने की दाल का उत्पादन श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर के नहरी क्षेत्रों में, नहरी सिंचाई क्षेत्रों में ही किया जाता है। ठीक है। मैंने भी आपको बताया था गौण मात्रा में सभी स्थान पे उगाई जाती है, लेकिन प्रमुख रूप से जो उगाई जाती है हम उसको पढ़ रहे हैं। मूंग, अगर हम मूंग की बात करते हैं बेटा, तो जालोर, नागौर, जोधपुर और पाली में मूंग का उत्पादन अधिक होता है। उड़द, अगर हम उड़द की बात करते हैं तो कोटा, बूंदी, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, भीलवाड़ा और बांसवाड़ा में उड़द का उत्पादन अधिक होता है। हम अगली बात करते हैं मसूर, तो मसूर के लिए कौन सा क्षेत्र है? मैंने अभी आपको बताया था राजस्थान का पूर्वी क्षेत्र। ठीक है। राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं? अलवर, भरतपुर और धौलपुर। इन क्षेत्रों में मसूर का उत्पादन अधिक किया जाता है। ठीक है बेटा। आज की क्लास हमारी यही समाप्त होती है। कल हम
भारत की अन्य प्रमुख फसलों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।